साथियों, आज की इस व्याख्यान कड़ी में संयुक्त परिवार प्रणाली पर चर्चा करेंगे। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय जीवन शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। गृह सूत्रों में बड़े परिवारों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध युग में भी परिवार बड़े हुआ करते थे। अनेक जातकों में ऐसे परिवारों का उल्लेख मिलता है जो अपने सदस्यों के सहयोग एवं सहायता से चलते थे। ऐसे भी कुटुंबों का उल्लेख हुआ है जिनके सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार पिता आदि को छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते थे। संयुक्त परिवार के दो आधार तत्व माने गए हैं। एक सदस्यों के पारस्परिक संबंध और दूसरा परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन, अर्थात परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंध मधुर होने चाहिए एवं प्रत्येक सदस्य को परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहकर धनोपार्जन करता है और उसकी संपत्ति एवं निवास स्थान अलग है, परंतु यदि वह अपने परिवार के प्रति उन कर्तव्यों का पालन करता है जो एक संयुक्त परिवार के सदस्य के लिए आवश्यक होते हैं, तो दूर रह रहा परिवार एकल नहीं माना जाता। संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया सबसे वृद्ध पुरुष होता है। उसे गृहस्वामी कहा गया है। वह परिवार के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखना, उन्हें धर्माचरण पर चलने का मार्ग दिखाना, परिवार को सुरक्षा प्रदान करना और परिवार की उदर पूर्ति करना, ये उसके कर्तव्य माने गए हैं। ये व्यवस्था वो करता है। और वह परिवार में होने वाले मांगलिक कार्यों, याज्ञिक अनुष्ठानों एवं वैवाहिक संबंध स्थिर करने संबंधी निर्णय स्वयं लेता है और उचित समय आने पर परिवार एवं संपत्ति का वो बंटवारा भी कर सकता है, विभाजन कर सकता है। साधारणतः परिवार के अन्य सदस्यों को गृहस्वामी की आज्ञाओं और निर्णयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता था। संयुक्त परिवार के स्वरूप को ठीक से समझ नहीं पाने के कारण पाश्चात्य लेखकों ने संयुक्त परिवार के मुखिया को स्वेच्छाचारी बताया है, परंतु वह सत्य नहीं है। यद्यपि परिवार के मुखिया के अधिकार बहुत व्यापक होते थे, तथापि वह परिवार के अन्य सदस्यों की भावनाओं एवं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता था और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनसे विचार विमर्श भी करता था। संयुक्त परिवार के समस्त सदस्य एक ही भवन या भवन परिसर में निवास करते थे, एक साथ रहते थे और भोजन भी एक ही रसोई में बनता था। परिवार की संपत्ति में समस्त पुरुषों का समान अधिकार होता था। इस दृष्टि से संयुक्त परिवार एक आर्थिक इकाई भी था। संयुक्त परिवार धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं का केंद्र था और संयुक्त परिवार में पुत्र का महत्व सबसे ज्यादा होता था। और समाज में एक धारणा प्रचलित थी कि आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। आत्मा वे जायते पुत्र, इस प्रकार के पुत्र के रूप में मनुष्य अमृतव एवं निरंतरता को प्राप्त करता था। पुत्र उत्पन्न करना ही विवाह का मुख्य उद्देश्य था। पुत्र उत्पन्न होने पर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता था। पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का स्थान अन्य पुत्रों की अपेक्षा विशिष्ट होता था, क्योंकि श्राद्ध में ज्येष्ठ पुत्र ही पिंड और तर्पण आदि का अधिकारी होता था और पिता की मृत्यु के बाद में ज्येष्ठ पुत्र का
कर्तव्य होता था कि वो छोटे भाइयों का विकास करे, उनको साथ लेके चले। संयुक्त परिवार में विभाजन को उचित नहीं माना गया है, लेकिन पूर्व मध्य युग में संपत्ति के विभाजन को लेकर दो विचारधाराओं का विकास हुआ। पहली विज्ञानेश्वर द्वारा प्रतिपादित मिताक्षरा, जिसमें पुत्र के उत्पन्न होते ही संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता था, और दूसरी व्यवस्था थी जीमूतिवाहन द्वारा प्रवर्तित दाई भाग। इसमें पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का संपत्ति पर अधिकार सर्जित होता था। इस काल में संयुक्त परिवार की साझी संपत्ति पर गृहस्वामी का अधिकार होता था, और संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा अर्जित संपत्ति पर केवल उसी सदस्य का अधिकार होता था। संयुक्त परिवार के लाभ हम बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। पहला, हम संयुक्त परिवार के लाभों की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ये संयुक्त परिवार सामाजिक सुरक्षा का कवच था। दूसरा, सामाजिक सम्मान की गारंटी थी। तीसरा, कम व्यय में जीवन यापन किया जा सकता था। चौथा, सहकारी एवं सहयोगी संस्था थी, जिसमें परिवार के बच्चों का लालन पालन ठीक ढंग से हो जाता था। पांचवां, जीवन यापन के साधन के रूप में ले सकते हैं हम लोग। छठवां, व्यक्तिगत उन्नति के समान अवसर एवं सुविधाएं मान सकते हैं। सातवां, बच्चों का व्यक्तित्व विकास। आठवां, अधिकार और कर्तव्य का समन्वय इसमें है। नौवां हम ले सकते हैं आनंद का सर्जन था, क्योंकि सब लोग मिलजुल कर त्योहारों पर उत्सव मनाते थे। और 10वां, समाज सेवा की प्रेरणा थी। 11वां, कृषि भूमि का संरक्षण। ये 10-11 लाभ हो गए, लेकिन संयुक्त परिवारों की कुछ दुर्बलताएं भी थी, उससे कुछ हानियां भी थी। जैसे जिम्मेदारियों के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा होने लगा, परस्पर झगड़ों का कारण बना, और तीसरा, स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन हुआ। चौथा, व्यक्तित्व विकास में बाधक बना संयुक्त परिवार। हालांकि भारतीय संस्कृति में परिवार के विघटन को सही नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे जैसे पाश्चात्य विचारों का प्रवेश भारत में हुआ, तो यहाँ संस्कृति का जो मुख्य आधार परिवार था वो व्यक्तिवाद में बदलता चला गया। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कमाने के नाम पे गांव को छोड़कर शहरों की ओर चले गए। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में कोई तालमेल नहीं रहा। महिलाओं में भी अनुशासन की कमी आ गई, और बढ़ती हुई आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के कारण परिवार बिखरने लगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्रता के इस युग में न तो नई पीढ़ी ही पुरानी पीढ़ी के नियंत्रण में रहना चाहती है, और न पढ़ी लिखी नारी ही संयुक्त परिवार के दायित्वों का निर्वहन करना चाहती है। इस कारण संयुक्त परिवार की परंपरा भारत में लगभग लुप्त हो गई है। विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में तो हम अगर भारतीय समाज में नारी की स्थिति की चर्चा अगर करें तो आर्य संस्कृति में पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली होने के उपरांत भी स्त्रियों को घर, परिवार और समाज में समान प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान किए गए।
वह देवताओं के समान श्रद्धा की पात्र थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऋग्वेद में अनेक साक्ष्य मिलते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही प्रतिष्ठा प्राप्त थी। धार्मिक कृत्यों, सामाजिक उत्सवों तथा समारोहों में वे पुरुषों के साथ आसन ग्रहण करती थी। पत्नी के रूप में वो घर की स्वामिनी थी। उसके लिए गृहिणी, गृह स्वामिनी, सहधर्मिणी जैसे शब्दों का, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और कन्याओं को भी पुत्रों के समान शिक्षा प्रदान की जाती थी। पुत्रों की भांति कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। वो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी, पढ़ती थी। उनको गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक कार्यों की शिक्षा भी दी जाती थी। वैदिक युग में विसुतारा, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सिक्ता, निनावरी, गार्गी, मैत्री आदि स्त्रियों ने ऋषि के पद को प्राप्त किया था। उन्होंने वेद मंत्रों की रचना की और पुरुषों की भांति शास्त्रों एवं सभा गोष्ठियों में भाग लिया। उस युग में प्रथा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। कन्याएं अपनी इच्छा से पति का चयन कर सकती थी। समाज में एक पत्नी प्रथा थी। उस युग में विधवा विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं, यद्यपि ये सामान्य नियम नहीं था। विधवा स्त्री को नियोग प्रथा द्वारा पुत्र प्राप्ति का अधिकार था। कुछ विशेष मामलों में पति की जीवित अवस्था में भी पति की सहमति से स्त्री को नियोग प्रथा के द्वारा पुत्र उत्पन्न करने का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल के परिवारों में नारी की स्थिति। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। कन्या का जन्म अब कष्ट का कारण माना गया। स्त्री के संस्कारों में वेद मंत्रों के उच्चारण को बंद कर दिया गया। स्त्री पुरुष की जो समानता का जो भाव था उसमें अब अंतर आ गया। तथापि परिवार में स्त्रियों का महत्व पहले की तरह ही बना रहा। क्योंकि मनुस्मृति लिखती है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। जिस कुल में नारी का अपमान होता है कुल नष्ट हो जाता है। समय के साथ स्त्रियों की स्वतंत्रता पर और अधिक नियंत्रण लगा दिए गए। अब धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा के द्वार बंद होते गए। बाल विवाह का समर्थन समाज में चालू हो गया। विधवा विवाह लगभग निषेध हो गया। स्त्रियों पर कठोर नियंत्रण के उपरांत भी उत्तर वैदिक युग में नारी भोग की वस्तु नहीं समझी गई। इस काल में भी वह पहले की ही तरह समाज और परिवार के अस्तित्व एवं उन्नति का आधार मानी जाती थी। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति। भारत के इतिहास में मध्यकाल विदेशी आक्रांताओं के भीषण आक्रमणों का काल है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में और अधिक गिरावट आई। संयुक्त परिवार में पुत्रियों को शिक्षा एवं संपत्ति के समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वे एक प्रकार से पराई धरोहर समझी जाने लगी। स्त्रियों का प्रमुख कार्य परिवार के सदस्यों की सेवा करने तक सीमित हो गया। मध्यकाल में नारी भोग की वस्तु समझी जाने लगी। विदेशी आक्रांताओं के हाथों में पड़ने से बचने के लिए समाज में सती प्रथा, जौहर, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा मिला। कन्यावध जैसी नई कुप्रथा का जन्म हुआ। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती चली गई।
परिवार में विधवा को अमंगल सूचक माने जाने लगा। उसको घर के कोने में अलग से रहने की व्यवस्था करती गई। उसकी शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार से पूर्णतः वंचित होने के कारण मध्यकाल में स्त्रियों की दशा इतनी गिर गई कि उसने पुरुष प्रधान समाज के समस्त अंकुश चुपचाप स्वीकार कर लिए और परिवार की बड़ी बूढ़ी ऐसी स्त्रियां स्वयं को धर्म के रक्षक समझकर अपनी ही विधवा बहुओं की शत्रु बन गई। महिलाओं को प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी। घर की वृद्ध महिलाएं अपने पुत्रों को पुत्र प्राप्ति हेतु दूसरा विवाह करने के लिए भी उकसाती थी। समाज में प्रदा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि कुरीतियों के पनप जाने के कारण इस युग के परिवारों में स्त्रियों का वह सम्मान नहीं रहा जो वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में था। अनमेल विवाह के कारण बहुत सी स्त्रियों का जीवन नरक बन गया, क्योंकि वे प्राय बहुत कम आयु में विधवा होकर अभिशप्त जीवन जीती थी। धन्यवाद।